जय हिंद मित्रों। साइंस के कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया वीडियो अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे डालने जा रहा हूँ। आप सबों से आग्रह होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट में कमेंट भी अवश्य करें। तो आज के इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं तीसरा वीडियो ये डालने जा रहा हूँ, जिसमें पेज नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर है। एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9 का पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। इसमें घनत्व किसे कहते हैं, प्रश्न में ही आंसर दिया हुआ है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको याद करने का, ठीक है। घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। उत्तर है घनत्व के क्रम में इसे सजाना है, ठीक है। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में सबसे पहले वायु आएगा, उसके बाद चिमनी का धुआं, उसके बाद रुई, उसके बाद जल, शहद, चौक और अंत में लोहा। इसको याद रखिएगा। और इसका डिफाइन जो दिया गया है, आप कोशिश कीजिएगा कि डिफाइन को सबसे पहले याद करने का, घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में दिया गया है पदार्थ की विभिन्न, प्रश्न 2 में 2 है, ए और बी। तो ए को पहले सॉल्व करेंगे फिर बी को करेंगे। ए का क्वेश्चन है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। याद होगा शुरुआत में ही जो महत्वपूर्ण तथ्य हम करवाए थे, उस दौरान पदार्थ के विभिन्न गुण बताए थे, ठीक है। उसके आधार पर इसको सारणीबद्ध करना है। अब पदार्थ के सबसे पहले गुण क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे। पदार्थ के विभिन्न गुणों में होने वाले अंतर, जैसे क्या क्या गुण है उसका देखिए। पदार्थ का आकार है, आयतन है, सीमाएं हैं, संपीड़ितता। यहाँ गाठीय ऊर्जा दिया हुआ, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और विसरण, ठीक है। तो पदार्थ 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। आकार ठोस का निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, सीमाएं स्थिर या स्पष्ट है, यानी उसकी सीमाएं क्या है। संपीड़ितता नग्न, इसको काफी कम मात्रा में आप उसको फोर्स कीजिएगा तो बहुत कम दबेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा काफी नग्न है। और विसरण यानी ठोस पदार्थ में जब आप किसी पदार्थ को मिलाइएगा तो वो मिलने का उम्मीद काफी कम होता है। आगे है द्रव का गुण, आकार इसका अनिश्चित है, आयतन निश्चित है, सीमाएं अस्पष्ट या अस्थिर है, संपीड़ितता नग्न है, गतिज ऊर्जा माध्यम है और विसरण भी माध्यम है। द्रव में ये दोनों गुण माध्यम है, इसको ध्यान रखना है। गैस का आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, सीमाएं अस्थिर या अस्पष्ट, संपीड़ितता अधिकतम, यानी कि गैस का संपीड़ितता अधिकतम है, गतिज ऊर्जा अधिकतम है, विसरण अधिकतम है। इसमें ज़्यादा नहीं, आप आकार, आयतन और इसका विसरण याद रखिए, संपीड़ितता याद रखिए, बस काफ़ी हो गया अंतर स्पष्ट करने के लिए, ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये और भी जो है इसको याद है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा याद करने का, ठीक है। चलिए आगे इसी का बी नंबर क्वेश्चन है, 2 का बी है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी इस पर आप संक्षेप में एक टिप्पणी लिखिए या इसका परिभाषा कह सकते हैं, जैसे दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, ठीक है। इसका डिफाइन हम लोग देखेंगे। डिफाइन है दृढ़ता का, ठोस में प्रबलतम, द्रव में मध्यम, वही जो अभी इससे पहले जो हम सारणी जो बना हुआ था, सारणी के आधार पे जो डिफाइन किए थे वही चीज़ है आगे बाबू, उसी के आधार पर आगे क्लियर किया गया है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दृढ़ता, दृढ़ता
जो है ठोस में प्रबलतम, द्रव में मध्यम और गैस में नगण्य है। संपीड्यता गैस में अधिकतम होती है, इसलिए उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, परंतु ठोस में तरल ठोस और तरल में संपीड्यता नगण्य होती है, इसीलिए ठोस और द्रव को आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। संपीड्यता यानी कि जब उसको आप दबाते हैं। ठीक है। तरलता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है। तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन आवश्यक है। तरलता की मात्रा ठोस में नगण्य, गैसों में अधिकतम तथा द्रवों में मध्यम होती है। आगे है बर्तन में गैसों का भरना। ठोस अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता। ठोस को जब आप बर्तन में डालते हैं तो बर्तन को पूरा नहीं भर सकता है वो, उसका क्योंकि उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है। वो बर्तन से उसके आकार एवं आयतन को कोई लेना देना नहीं होता है। स्थान घेरता है परंतु आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो पूरे बर्तन को नहीं घेरता है। जबकि द्रव अपने धारक का आकार ग्रहण कर, यानी कि आप उसको जिस बर्तन में रखिएगा उसका आकार ले लेगा। गैस अपने धारक को पूर्णतः भर देती है। गैस जब किसी बर्तन में डालिएगा तो वो पूरा बर्तन का आकार वो ले लेता है, जैसे सिलेंडर में देखिए। ठीक है। और धारक का ही आकार एवं आयतन धारण कर लेते हैं। गैस को आप जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का वो आकार एवं आयतन ले लेगा। गतिज ऊर्जा, जो ठोस, द्रव और गैस का गतिज ऊर्जा है, इसमें देखिए अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम, द्रव में अधिक और गैस में सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसके कणों के बीच जो होता है दूरी काफी अधिक होता है। आगे घनत्व है। घनत्व ठोसों का घनत्व उच्च होता है, यानी उसके कणों के बीच का जुड़ाव जो होता है वो काफी अधिक होता है। उसके अंतराणुक बल जो होता है काफी मजबूती से वो जुड़ा होता है। द्रव का मध्यम होता है यानी औसतन, और गैस का न्यूनतम होता है, यानी कणों के बीच का डिस्टेंस काफी अधिक होता है। उसके बीच का अंतराणुक बल जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक है। अंतराणु का स्थान काफी अधिक होता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका डिफाइन। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में है कारण बताइए। इसमें 4 है, ABCD 4 प्रश्न है, इसका कारण बताना है। पहला प्रश्न है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। आप जिस बर्तन में गैस को रखिएगा ये उस पूरे बर्तन को भर देता है, इसका कारण क्या है? तो कारण पर पहले एक एक करके इस प्रश्न को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो कारण देख लेते हैं। कारण है गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैस के जो अणु यानी कि जो कण से वो मिलकर बना होता है वो गतिज ऊर्जा उसमें काफी अधिक होता है, तथा उसमें आकर्षण बल यानी अंतराणुक बल जो होता है वो काफी नगण्य होता है। इसलिए गैसों के अणु अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में, ठीक है, वो सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण उस धारक को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। याद रखना है इसमें क्या है, अणुओं के बीच, महत्वपूर्ण चीज है, अणुओं के बीच का गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। ठीक है। और अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल नगण्य होता है। बस इतना ही याद रखना आपको। इसी के कारण जो है वो पूरे धारक, उसको जिस पात्र में रखते हैं उस पूरे पात्र का आकार ले लेता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है B नंबर का, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती, जैसे एक बैलून का प्रयोग आप देखिएगा। बैलून को जब आप भरते हैं, हवा भरते हैं या गैस कोई भरते हैं बैलून में, तो वो उसके दीवारों पर बल डालता है जिसके कारण कि उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। इसी कारण दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। गैस के अणु जो है वो आपस में टकराते हैं, गतिज ऊर्जा है और टकराता है तो वो क्या करता है, दबाव डालता है और उसके दीवारों पर बल लगता है। आगे है C नंबर में, लकड़ी
की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी का मेज जो है ये ठोस क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है, इसलिए ये ठोस है। ठीक है, चलिए आगे। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं। हवा में जब आप देखिए, जैसे मैं हाथ हाथ चला रहा हूं, तो इसको आसानी से आप चला सकते हैं। लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने में हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। यानी कि जब आप उस पर हाथ चलाइएगा तो उसके लिए आपको कराटा का जानकारी होना चाहिए, किस प्रकार कराटे से उस पर प्रहार करे कि वो टूट जाएगा। तो इस तरह का होता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो इसका देखिए दिया हुआ है। हवा में हवा के अणुओं के बीच अंतराणु बल काफी नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच अंतराणु बल अधिकतम होने के कारण उन्हें काट पाना आसान नहीं होता। यानी कि ठोस के कण जो होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं और वायु के कण काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें हाथ चलाना आसान होता है, जबकि ठोस पर हाथ चलाना काफी कठिन होता है। इसके लिए आपको कराटे की जानकारी होनी आवश्यक है। चलिए चलेंगे चौथे प्रश्न पर। सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठीक है, एक प्रयोग इसे फर्स्ट प्रश्न में ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है, जबकि बर्फ का टुकड़ा जो है उसमें वो जल में तैरता है। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, बर्फ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं। यानी ठोस है लेकिन उसके अंदर जो है वो हवा का बुलबुला क्या होता है? कैद हो जाता है, जिससे बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। अब देखिए, बर्फ ठोस है, परंतु जब उसको ठोस रूप में लाया जाता है तो हवा का बुलबुला जो है उसके अंदर कैद हो जाता है, जिसके कारण कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है और जल से कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ का टुकड़ा जो है जल में तैरने लगता है। घनत्व कम है, अब याद रखिएगा, पूछ दे कोई आपसे कि घनत्व बर्फ का अधिक है या जल का अधिक है, तो आपको कहना है कि बर्फ का घनत्व कम है, जल का घनत्व अधिक है। ठीक है, तो आज हमारा ये पेज नंबर 6 का 4 इतना ही क्वेश्चन आंसर था। तो फिर हम एक नए वीडियो के साथ, आप लोग पेज नंबर 11 में भी क्वेश्चन आंसर है, तो पेज नंबर 11 का भी क्वेश्चन आंसर का एक नया वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। तो एक बार फिर मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।